दोपहर का समय था। फीखन अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसकी पुत्री झुमकी उसके लिए खाना लेकर वहाँ आ गई। पिताजी, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। उसके बाद फिर काम कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही समय पर तू मेरे लिए खाना लाई है झुमकी। अरे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल बेटा, हाथ धो लेता हूँ। झुमकी मुस्कुरा दी। फीखन ने पानी से हाथ मुंह धोया और वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो मुस्कुराते हुए झुमकी की ओर देखने लगा। कुछ भी कहो, तेरी माँ आज भी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। झुमकी हंसने लगी। कुछ देर बाद फीखन ने सारा खाना खा लिया। हाँ, चल बेटा, अब सीधे घर जाना है ना। भाग के जा बेटा, जा जा। झुमकी चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही झुमकी ने देखा कि बाहर बंधी उसकी गाय जोर जोर से आवाज कर रही थी। गाय बेचैनी में पूंछ हिलाते हुए बार बार गला उठाकर करुण स्वर में रंभाने लगी, जैसे भूख और प्यास की शिकायत कर रही हो। ये देखकर झुमकी घबरा गई। माँ, आपने राम प्यारी को आज चारा नहीं डाला क्या? इतना कहकर झुमकी प्यार से गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगी। दरअसल वो अपनी गाय को प्यार से राम प्यारी कहा करती थी। कौशल्या बाहर आई। कभी अपना भी ख्याल किया कर बेटी। तूने खुद खाना खाया या नहीं? मैं देखती हूँ तुझे अपने से ज्यादा अपनी गाय की चिंता रहती है। क्यों नहीं माँ, आप मेरी पहली माँ हो और राम प्यारी मेरी दूसरी माँ है। इतना कहकर झुमकी ने वहीं रखा चारा गाय के आगे डाल दिया। राम प्यारी चारा खाने लगी, लेकिन पानी के लिए इधर उधर देखने लगी। अरे मेरे ध्यान से तो उतर ही गया। घर में पानी खत्म हो गया है। तू जल्दी कुएं से पानी भर ला। झुमकी तुरंत गगरी उठाकर घर से कुछ दूर स्थित कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास एक लड़की पहले से खड़ी थी। उसे देखकर झुमकी मुस्कुरा दी। अरे रचना, आज तुम जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आई? रचना एक अनाथ लड़की थी जो झुमकी के घर से कुछ दूरी पर झोपड़ी में रहती थी और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। आज शरीर में बहुत थकान हो रही थी और कल जो लकड़ियां काटी थी वो अच्छे दामों में बिक गई। 3 दिन के खाने का इंतजाम हो गया, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। दोनों मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों पानी भरकर घर की ओर लौटने ही वाली थीं कि तभी दूर से जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों चौंक गईं। अरे झुमकी, ये तो जमींदार का पुत्र इसी ओर आ रहा है। आने दे, मुझे उसकी तरफ देखने का कोई शौक नहीं है। कुछ दिनों से ये मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। इसकी नजर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे बहुत संभल कर रहना झुमकी। ये बेहद चरित्रहीन किस्म का है। न जाने कितनी औरतों का जीवन बर्बाद कर चुका है। मुझे तो इसकी शक्ल से ही डर लगता है। कुछ ही देर में शमशेर सिंह झुमकी के सामने आकर खड़ा हो गया। झुमका गिरा रे हमरे गांव के बाजार में। टेनने टेनने टे। क्यों भाई? अरे झुमकी, जरा हमसे भी बात कर ले। हमको तुमसे कुछ बात करनी है। रचना ने झुमकी की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे ओ झुमकी, तुझसे कुछ जरूरी बात करना है रे। काफी दिन से सोच रहा था कि तुझसे अपने मन की बात कह दूं। कौन सी मन की बात? क्या कहना चाहते हो? ए झुमकी, अब क्या कहें। जब से तुमको है देखा मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सच कहें तो हमें तुमसे प्यार हो गया है रे, प्यार। झुमकी क्रोधित होकर वहाँ से चली गई। झुमकी के जाते ही शमशेर सिंह का मित्र भैरू उसके पास आया। थू 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 थू। अरे अरे अरे, ऐसी बेइज्जती भगवान किसी की ना कराए। माने की इतना गुस्सा होके काहे देखते हो भैया? अरे तुम जमींदार के पुत्र हो। झुमकी को ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई। हाँ, और इस बेइज्जती की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। क्रोधित अवस्था में दोनों वहाँ से चले गए। झुमकी तेज कदमों से चलती हुई अपनी सहेली रचना के पास पहुँच गई।
वो तुमसे क्या कह रहा था? बोल रहा था मुझे प्रेम करता है। देख झुमकी, इन अमीर लोगों की बातों में कभी मत फंसना। रचना अपनी झोपड़ी की ओर चली गई और झुमकी अपने घर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन झुमकी की माँ झुमकी से बोली, झुमकी जा अपने पिताजी को खाना दे आ। झुमकी खाना लेकर घर से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उसकी गाय राम प्यारी पर पड़ी। झुमकी मुस्कुराती हुई बोली, चल राम प्यारी, आज तुझे भी खेत की सैर कराती हूँ। गौरी अपनी गाय के साथ अपने खेत में आ गई। अरे झुमकी, क्या बात है, आज राम प्यारी को भी साथ ले आई। और राम प्यारी, पिताजी, सोचा कि आज इसे भी खेत की सैर कराती हूँ। कुछ देर बाद झुमकी राम प्यारी को लेकर अपने घर की ओर चली गई। झुमकी आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह झुमकी के सामने आकर खड़ा हो गया। झुमकी गुस्से से शमशेर सिंह की ओर देखकर बोली, मेरा रास्ता छोड़ दो। झुमकी ने मेरे दिल का झुमका जो गिराया, हुआ मेरा बड़ा बुरा हाल। ए झुमकी, कल मैंने तुमसे बड़े प्रेम से कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और तुम गुस्से में बगैर जवाब दिए मुझे बेइज्जत करके चली गई। देखो, अब इस बात को ज्यादा खींचातानी ना करो, सीधी सीधी तरह हाँ कह दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे, कोई जबरदस्ती है क्या? इतना बोलकर शमशेर सिंह ने तुरंत झुमकी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल झुमकी की गाय क्रोधित अवस्था में आ गई और उसने एक जोरदार सींग शमशेर सिंह के शरीर पर दे मारा। शमशेर उछलता हुआ वृक्ष से जा टकराया और गुस्से में राम प्यारी को देखने लगा। झुमकी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी राम प्यारी को लेकर सीधे अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही झुमकी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। झुमकी को रोते हुए देखकर उसकी माँ कौशल्या घबरा गई और बोली, झुमकी, क्या हुआ बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? झुमकी ने रोते रोते सारी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही कौशल्या का चेहरा क्रोध में भर गया। शाम को जब भीखन खेत से थककर घर लौटा तो कौशल्या ने उसे सारी बात बता दी। आखिर जमींदार के बेटे की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को छेड़ने की? उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने उसका हाथ तक पकड़ लिया। अरे, जमींदार के पुत्र को तो पूरा गांव जानता है, उसकी नजर कितनी गंदी है कौन नहीं जानता। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं कल खुद जमींदार से उसके पुत्र की शिकायत करूंगा। हाँ। अगले दिन भीखन सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। भीखन को देखकर जमींदार मुस्कुरा दिया। बताओ भाई, लगता है कि आज सारा कर्ज चुकाने के लिए आए हो, हैं? जमींदार जी, जो मैंने कर्ज आपसे लिया था उसका अभी इंतजाम तो नहीं हो पाया है, तो मैं। अरे, पिछले 2 महीने से तूने ब्याज नहीं चुकाया, हैं? बात करता है। ए भीखन, तू अच्छी तरह से जानता है कि इस गांव की 90% जमीन मेरे कब्जे में है, क्योंकि वो किसान न कर्ज चुका पाए और न ब्याज, और जो 10% बचे हैं वो ब्याज देते हैं, इसलिए उनकी जमीन बची हुई है। अब जब तेरे पास न कर्ज चुकाने के लिए धन है और न ब्याज के लिए, तो तू मेरी हवेली में क्या अंडे देने आया है? काहे के लिए आया है तू, हैं? मैं आपके पुत्र की शिकायत करने के लिए आया हूँ। हैं? मेरे पुत्र की शिकायत? क्यों रे, शमशेर ने क्या कर दिया? बात यह है कि उसने झुमकी को छेड़ा है, यहाँ तक कि उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। अब ये सच है कि हम आपके कर्जदार हैं, गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है जमींदार जी, हमारा भी सम्मान है। तनिक अपने पुत्र को समझाइए कि इस तरह से हमारी इज्जत से खिलवाड़ ना करे। इतना कहकर भीखन वहाँ से चला गया। भीखन के जाते ही जमींदार शमशेर के कक्ष में पहुँचा। ए नवाबजादे, जरा रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताइए क्या आपने भीखन की बेटी को छेड़ा था, हैं? अरे पिताजी, मैंने छेड़ा थोड़ी था, मैंने तो अपने प्रेम का इजहार किया था। पिताजी, मैं उसकी बेटी से प्रेम करता हूँ ना। अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? तुम्हें नहीं पता कि वो हमारी बराबरी का नहीं है, हैं? वो हमारा कर्जदार है और तुम उसकी बेटी से नैन मटक्का कर रहे हो। पागल लड़का है ये तो। पिताजी, अब ये तो आप भी जानते हैं ना, झुमकी गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब उसको देख के मेरा मन डोल डोल गया,
तो मैं क्या करूं, मैं भी उसके आगे पीछे डोल डोल गया। ए ज्यादा डोल मत, नहीं तो मैं तुझे घर से ढोल दूंगा। बड़ा आया नौटंकी बाज। और तू उससे विवाह के सपने देख रहा है, जबकि उसका पिता तुम्हारी शिकायत करने आया था। नालायक कहीं का। साफ साफ शब्दों में कह देता हूँ, वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुझे समझाऊं। हाँ नहीं तो आखिर तुमने उसकी बेटी के साथ किया क्या है, ये बता। अरे कुछ नहीं किया पिताजी, वो रास्ते से जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे था। मैंने उसको रोका, अपने मन की बात कही, बात कहते कहते उसका हाथ पकड़ लिया। अब बताइए भला इसमें क्या गलत किया? मैं आपका पुत्र हूँ और आप इस गांव के जमींदार हैं। मैं किसी भी लड़की का हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना, खासकर उन लोगों का जो हमारे कर्जदार हैं। और भीखन हमारा कर्जदार है, लेकिन उसकी शिकायत मेरी हवेली तक आनी नहीं चाहिए थी। बाकी तुम्हें क्या करना है ये समझाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। शमशेर सिंह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अरे नाम भीखन भिखारी कहीं का, ये तूने शिकायत करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो अब तो मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ सीधे भीखन के घर पहुंचा। भीखन उस समय घर पर मौजूद था। ए भीखन, अरे क्यों, तूने मेरे पिता से कर्ज लिया था, अब तक नहीं चुकाया तुमने। 2 महीने से ब्याज भी नहीं दिया। क्या क्या देख क्या रहा है, क्या चल रहा है ये? अब देखिए, आप तो जानते हैं कि कुछ समय से वर्षा ठीक से नहीं हो रही है, अब फसल अच्छी नहीं हुई है, तो इसीलिए आमदनी भी रुकी हुई है। शमशेर सिंह ने अपने मित्र भैरों की ओर देखा। ए भैरो, जा तो भीखन की गाय खोल ला, जा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? गाय क्यों? ए ज्यादा उछल कूद नहीं करने का, शांति पकड़ के रख। 2 महीने से ब्याज नहीं चुकाया तो गाय नहीं तो क्या तुझको ले जाऊंगा? कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ना। और आज से तेरी गाय मेरी हुई, समझ गया? तभी वहाँ झुमकी दौड़ती हुई आ गई। ऐसा अन्याय मत करो, मैं इसे अपनी माँ मानती हूँ, मेरी राम प्यारी को मत ले जाओ। शमशेर सिंह मुस्कुराया। अगर तुम कहो रानी, तो मैं तुम्हारी राम प्यारी को नहीं ले जाऊंगा, बल्कि ऐसी 10 राम प्यारी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। बस तुम मेरी बात मान लो। भीखन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। शमशेर सिंह हंसता हुआ झुमकी की गाय लेकर अपने मित्र भैरों के साथ वहाँ से चला गया। झुमकी रोती हुई अपने घर से बाहर निकल गई और सीधा जंगल की ओर चली गई। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ उसकी सहेली रचना आ गई, जो जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। झुमकी को रोता हुआ देखकर वो चौंक गई। झुमकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? झुमकी ने रोते रोते सारी घटना रचना को बता दी। रचना ने लंबी और गहरी सांस ली। झुमकी, ये सब शमशेर सिंह जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ और खुद को उसके हवाले कर दो। तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना। तुम नहीं जानती रचना, मैं अपनी राम प्यारी से कितना प्रेम करती थी। जब तक मैं उसे चारा नहीं खिलाती थी, खुद खाना नहीं खाती थी। धीरज रखो झुमकी, सब ठीक हो जाएगा, रोने से कुछ नहीं होगा। अब चलो, घर चलो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। पक्का आ जाओगी ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। रचना चुपचाप वहाँ से चली गई। झुमकी काफी देर तक वहीं बैठी रही। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कराह रहा हो, लेकिन मुझे तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। झुमकी आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। झुमकी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। हे भगवान, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है। अगर जल्दी इसके जख्म पर जड़ी बूटियां नहीं लगाई गई तो ये जख्म घाव बन जाएगा। झुमकी को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उसने तुरंत आसपास से जड़ी बूटियां तोड़ी। जड़ी बूटियों को पीसकर उस व्यक्ति के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर में जख्म से बहता खून रुक गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को होश आया। वो उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? बड़े ही अजीब आदमी हो। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ बेहोश पड़े थे। अगर मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी नहीं लगाती तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ।
मेरा नाम राजकुमार जयंत है। दरअसल मेरे महल में एक घोड़ा है जिसे जिसे अब तक कोई काबू नहीं कर पाया। और न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं उसकी पीठ पर बैठकर उसे काबू करने लगा। वो घोड़ा तो घोड़ा ठहरा, इतना तेज दौड़ा कि दौड़ाते दौड़ाते मुझे जंगल में ले आया। संतुलन बिगड़ा, मैं गिर पड़ा और मुझे होश ही नहीं रहा। अब जाके मुझे होश आया है। अगर आप प्रेम से उस घोड़े को समझाने का प्रयास करते तो शायद वो आपको अपनी पीठ पर सवारी करने देता। जरूरी नहीं कि हर जीत ताकत से ही हासिल हो। प्रेम से हम कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। राजकुमार जयंत मुस्कुरा दिया। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो। वैसे तुम्हारे विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे होठों पर तो मुस्कान है, पर फिर भी तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। क्या बात है? लगता है आप मन की गहराइयों को आंखों से ही पढ़ लेते हैं। और हमें इसमें महारत हासिल है। बताओ क्या बात है? झुमकी और राजकुमार जयंत काफी देर तक बातें करते रहे। झुमकी, सही बताओ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं कल फिर से जंगल आऊंगा। ये बताओ, क्या तुम मुझसे कल भी मिलोगी? क्योंकि अगर कल फिर किसी मुसीबत में फंस गया तो मुझे कोई निकालने वाला तो होना चाहिए ना, है ना? मिलोगी ना? हाँ जरूर मिलूंगी, बस किसी घोड़े की पीठ पर जबरदस्ती बैठकर मत आइएगा। क्या पता इस बार चोट और गहरी लग जाए। राजकुमार जयंत मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। झुमकी भी चुपचाप अपने घर लौट गई। शाम को झुमकी रचना की झोपड़ी में पहुंची और उसे सारी घटना सुना दी। सच में लगता है राजकुमार तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हो गया है। कहीं तुझे उससे प्रेम तो नहीं हो गया? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? अभी तो हमारी पहली ही मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब दूसरी मुलाकात में प्रेम पक्का। तेरी छेड़ने की आदत नहीं जाएगी। अब मैं तुझे कोई भी बात नहीं बताऊंगी। रचना मुस्कुराने लगी। झुमकी वहाँ से चली गई। अगले दिन झुमकी फिर से जंगल पहुंची। राजकुमार जयंत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे झुमकी और राजकुमार जयंत की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे की संगत में समय बिताने लगे। एक दिन राजकुमार जयंत ने झुमकी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ए झुमकी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ और तुम एक राजकुमार हो। क्या तुम्हारे पिता हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? ओहो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी को मना लूंगा। हाँ। झुमकी ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन दूर से इस दृश्य को जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ देख रहा था। ए शमशेर, तेरा सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। देख, तेरी चिड़िया तो कोई और अपने जाल में फंसा रहा है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हो गया? अरे तुम देख नहीं रहे? इस राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार जयंत अब झुमकी से प्रेम करने लगा है। झुमकी तो इस राज्य की राजकुमारी बन जाएगी। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा कर पाओगे? बताओ बताओ। हाँ, मेरी बात मानो तो तुम झुमकी के बारे में भूल जाओ और जहाँ तक हो सके अपने किए की झुमकी और उसके पिता से क्षमा मांग लो। कहीं ऐसा ना हो कि झुमकी तुम्हारा झुमका गिरा दे। अगर वाकई में झुमकी का विवाह राजकुमार से हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, लगता है कि तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो भैरव। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरने वालों में से हूँ? मेरे और झुमकी के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। इतना कहकर शमशेर सिंह गुस्से से वहाँ से चला गया। अगले दिन राजकुमार जयंत फिर से जंगल पहुंचा और झुमकी का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह आ गया। ओ राजकुमार जयंत, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आप अक्सर जंगल में घूमने आते रहते हैं, है ना? हाँ, दरअसल क्या है कि हमें जंगल की शांति से बहुत प्रेम है। तो क्या आपने जंगल में उस विचित्र श्वेत हिरण को देखा है क्या? क्या कहा तुमने? श्वेत हिरण? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा हिरण तो हमने कभी नहीं देखा। अरे दाद, इसका मतलब तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
अरे राजकुमार जी, इस जंगल में एक श्वेत हिरण है। और जो मनुष्य की तरह बात करता है, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। आपको देखना है क्या? देखना है क्या? अरे देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए ना। रुको रुको। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम जानते हो। लो, अब राजकुमार से कौन मस्खरी करेगा भला? मेरी इतनी कहाँ मजाल। प्राण जाएंगे, सब पता है मुझे। अरे आप तो चलिए तो। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उस श्वेत हिरण को जरूर देखना चाहूंगा। चलो बताओ कहाँ है वो? शमशेर सिंह राजकुमार को जंगल के भीतर एक ओर ले गया। कुछ देर बाद एक दलदल वाला तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ तो सन्नाटा है। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगले ही पल शमशेर सिंह ने राजकुमार जयंत को जोर से तालाब में धक्का दे दिया। राजकुमार जयंत बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हों। मूर्ख राजकुमार, ये पानी नहीं है, बल्कि पानी के नीचे दलदल है, दलदल। दूर से देखने में ये तालाब लगता है, लेकिन मेरे गांव के लोग जानते हैं कि इसके नीचे दलदल है। अब तुम इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अरे मेरे और झुमकी के बीच में जो आएगा उसका झुमका गिरा दिया जाएगा, और देखो तुम डूबते 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 डूब जाओगे। राजकुमार जयंत हाथ पैर छटपटाता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो दलदल में डूबकर शांत हो गया। शमशेर सिंह हंसता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन शमशेर सिंह ये नहीं जानता था कि दलदल वाले तालाब के सामने ही रचना लकड़ियाँ काट रही थी। रचना ने दूर से ये पूरा दृश्य देख लिया। वो बुरी तरह डर गई। हे भगवान, इस शमशेर ने तो राजकुमार को दलदल में गिराकर मार डाला। मुझे ये खबर तुरंत झुमकी को बतानी होगी। इतना कहकर रचना सारी लकड़ियाँ वहीं छोड़कर झुमकी के घर की ओर दौड़ पड़ी। रचना दौड़ती हुई झुमकी के घर पहुंची। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। क्या हुआ रचना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रचना ने हांफते हुए सारी घटना झुमकी को बता दी। ये सुनते ही झुमकी फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार की मृत्यु का सदमा झुमकी को भीतर तक तोड़ गया। उस दिन के बाद झुमकी चुप रहने लगी और अकेले में घंटों लेटी रहती। इधर जब राजकुमार जयंत कई दिनों तक महल नहीं लौटा, तो राजा भानु प्रताप की चिंता बढ़ गई। राजा भानु प्रताप ने अपने पुत्र की तलाश के लिए सैनिक भेजे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। एक दिन झुमकी रोती हुई रचना के पास पहुंची। मैं अब चुप नहीं रहूंगी रचना, मैं महाराज के पास जाऊंगी और तुम जमींदार के बेटे के खिलाफ गवाही दोगी। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। जमींदार और उसके पुत्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। इससे पहले भी हमारे गांव के लोग उनके जुल्म का शिकार बन चुके हैं। अब इसे रोकना जरूरी है। रचना और झुमकी राजमहल पहुंची और राजा भानु प्रताप को सारी घटना बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। हमारे गांव के जमींदार के पुत्र शमशेर सिंह ने आपके पुत्र को पानी की दलदल में धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजकुमार झुमकी से प्रेम करते थे और शमशेर सिंह की नीयत झुमकी पर खराब थी। ये सुनते ही राजा भानु प्रताप क्रोधित हो उठा। हम सबसे पहले इस बात की जांच करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुलाएंगे। राजा भानु प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया। फिर भीखन और कौशल्या को महल बुला लिया गया। हमारा पुत्र कई दिनों से महल नहीं लौटा। तुम्हारी पुत्री और रचना का कहना है कि उसकी हत्या जमींदार के पुत्र शमशेर सिंह ने की है। क्या वास्तव में उसने तुम्हारी पुत्री को छेड़ा था? हाँ महाराज, उसने हमारी पुत्री को छेड़ा था। इतना ही नहीं, जमींदार और उसका पुत्र पूरे गांव पर अत्याचार करते हैं। भारी ब्याज लगाकर लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, मनमानी करते हैं, बर्बादी। राजा भानु प्रताप ने एक सैनिक की ओर इशारा किया। जाओ और गांव वालों से पूछो। अगर एक भी व्यक्ति गवाही दे कि ये सच है तो हम मान लेंगे कि रचना सही कह रही है। जाओ। कुछ देर बाद सैनिक लौट आया। हाँ महाराज, गांव वालों ने डरे हुए शब्दों में यही बताया कि जमींदार और उसका पुत्र बहुत बड़े अत्याचारी हैं। चलो चलो चलो, अब उस दलदल में चलते हैं जहाँ हमारे पुत्र को धक्का दिया गया था।
जल्दी चलो चलो। राजा भानु प्रताप सैनिकों, भीखन, झुमकी और रचना के साथ तालाब पर पहुंचा। सैनिकों ने दलदल में खोज शुरू की। कुछ देर बाद राजकुमार जयंत का शव मिल गया। राजा भानु प्रताप फूट फूट कर रो पड़ा। इसका मतलब तुम दोनों सच कह रही थी। तुम दोनों जाओ, जमींदार और उसके पुत्र शमशेर सिंह को घसीटते हुए लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार शमशेर सिंह और भैरों को घसीटते हुए वहां ले आए। शमशेर सिंह बुरी तरह डर गया। एक सैनिक राजा से बोला, महाराज, गांव वालों का कहना है कि भैरव भी इसका मित्र है और हर बुरे काम में ये भी इसका साथी है। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। मेरे पुत्र का शव इसी दलदल में मिला है और तुमने निर्दयता से उसे यहाँ धक्का दिया। इसकी गवाह ये रचना है। शमशेर सिंह घुटनों पर गिर गया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वासना में अंधा हो गया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। जिस तरह से तुमने हमारे पुत्र को इस दलदल में तड़पा तड़पा कर मारा है ना, उसी तरह से सबसे पहले इसके पिता को इस दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने जमींदार को दलदल में फेंक दिया। जमींदार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। शमशेर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, पिताजी, महाराज, महाराज मुझसे गलती हो गई। गलती से आप जानबूझकर गलती ना कीजिए। मेरे पिता को छोड़ दीजिए। गलती मुझसे हुई है। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की भी है, जिसने तुम्हें इतने घटिया संस्कार दिए। चिंता मत करो, कुछ देर में तुम भी अपने पिता के पास पहुंच जाओगे। महाराज, मुझको छोड़ दीजिए। राजकुमार जयंत को धक्का शमशेर ने दिया था। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझे को छोड़ दीजिए। लेकिन तू भी बुरे काम में लिप्त रहता था। सजा तुझे भी मिलेगी। कुछ ही समय में जमींदार दलदल में डूब गया। राजा भानु प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, अब शमशेर और भैरव को भी इसमें फेंक दो। सैनिकों ने शमशेर सिंह और भैरों को भी दलदल में फेंक दिया। कुछ ही देर में वो दोनों भी डूबकर मर गए। राजा भानु प्रताप भीखन, झुमकी और रचना को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों, आज से गांव का जमींदार भीखन होगा। जमींदार और उसके पुत्र के अत्याचारों से अब तुम सबको मुक्ति मिल चुकी है। इतना कहकर राजा भानु प्रताप वहां से चला गया। उस दिन से भीखन गांव का जमींदार बन गया। जमींदार बनने के बाद भीखन ने उन सभी किसानों की जमीनें वापस कर दी जो पहले जमींदार ने धोखे और कर्ज के बल पर उनसे छीन ली थी। और झुमकी अपनी प्यारी गाय राम प्यारी को वापस घर ले आई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी पिंकी और राजू अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ सुनीता घर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथों में तौलिया लिए उन दोनों को आवाज लगाती है, राजू, पिंकी, बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ, सर्दी है तो क्या हुआ, वैसे सर्दी की बारिश में ही तो मजा आता है। हाँ राजू, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। घर में आप तब तक खाना बना लो, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख बढ़ जाएगी। जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो आप फटाफट हम लोगों को खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि अभी सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों, बारिश में ज्यादा देर खेलना सही नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी, और मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बातें सुनकर राजू और पिंकी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और अब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एक करके अपना शरीर तौलिए से पोंछते हैं और कपड़े बदल कर खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती है और कहती है, बच्चों, बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सर्दी की बारिश भले ही मजेदार होती है, लेकिन वो कब हमें बीमार कर जाती है हमें पता नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सके। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पिता महेश मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राजू और पिंकी थोड़े सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके घर के हालात थोड़े तंग हैं, लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी बाहर की बारिश और उस ठंडी हवा में ही अटका होता है।
दादी आप तो हमेशा पैसों की बात लेकर बैठ जाती हैं। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दादी, और मम्मी ने आज खाना भी कितना टेस्टी बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी थोड़ा और अचार दो ना। अचार तो ले लो, पर याद रखना कि अगर गला खराब हुआ तो मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगी। चुपचाप ये खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुनीता हैरान हो जाती है कि इस बारिश में कौन आया होगा। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि महेश पूरी तरह से भीगा हुआ खड़ा है। सुनीता जल्दी से तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनीता भागकर तौलिया लाती है और महेश को देती है। महेश अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राजू और पिंकी अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे चलती रही तो इस महीने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा सुनीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। महेश तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। महेश खाना खाने बैठता है लेकिन उसका मन उदास होता है। उधर बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से पिंकी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, ये बिजली क्यों कड़क रही है? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे। तू जल्दी से सो जा। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार सो रहा होता है लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को झेल नहीं पा रही होती है। मम्मी देखो मेरी चादर गीली हो गई है, छत से पानी गिर रहा है। सुनीता और महेश झट से उठते हैं। देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। महेश तुरंत खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और वहाँ पर रख देता है जहाँ से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, पर पैसे ही नहीं जुड़ पाए। अब क्या करेंगे? बच्चों के बिस्तर तो गीले हो रहे हैं। पापा हम सब एक ही कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पानी नहीं गिर रहा। राजू की बात सुनकर पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और बाहर ठंड बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी धीमी होती है पर रुकती नहीं है। महेश, तू आज काम पर मत जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। माँ अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा? मुझे जाना ही होगा। महेश जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। उधर राजू को अब छींकें आने लगती हैं। अच्छी मम्मी, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। राजू की बात सुनकर अब सुनीता उसके माथे पर हाथ रखकर उसका माथा छूती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि बारिश में मत खेलो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पापा भी काम पर चले गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मम्मी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। सुनीता की चिंता और बढ़ जाती। वो जल्दी से किचन में जाती है और कुछ जड़ी बूटियाँ डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी उसकी मदद करने लगती। सुनीता, बच्चों को कंबल उठा दे और उन्हें ये काढ़ा पिला। ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह सुनीता बच्चों को कंबल उठा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है पर महेश वापस नहीं आता। सुनीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है। तभी पड़ोस की रहने वाली विमला आती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सुना तूने? जहाँ महेश भाई काम करते हैं वहाँ की दीवार गिर गई बारिश की वजह से। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो पागलों की तरह भागती है और राजू और पिंकी भी बीमार होने के बावजूद दरवाजे तक आ जाते हैं। क्या कह रही हो विमला बहन? मेरे पति ठीक तो है ना? मुझे बस इतना पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, तो जल्दी वहाँ जाकर देख। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे उसी बारिश में भागने लगती है। उसके दिमाग में बस महेश का चेहरा घूम रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ जमा है। एम्बुलेंस खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। महेश, महेश आप कहाँ हो? तभी उसे कोने में महेश बैठा हुआ दिखता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से कराह रहा होता है। अब ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग गया था। घबराओ मत सुनीता, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। बस दीवार का एक पत्थर हाथ पर गिर गया, पर आज की दिहाड़ी भी चली गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुनीता महेश को लेकर घर आती है। घर में बच्चे अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। पापा हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और बारिश में खेले। हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो बस बुरा वक्त है जो कट जाएगा। अगले कुछ दिन घर में बहुत शांति रहती है। महेश काम पर नहीं जा पाता और बच्चों की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी एक दिन अचानक ठेकेदार घर आता है। महेश कैसे हो भाई? साहब आप यहाँ देखिए, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ पा रहा। मैं तुम्हें काम पर बुलाने नहीं आया हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मालिक ने उन सब मजदूरों के लिए कुछ पैसे भेजे जो घायल हुए थे। ये लो तुम्हारा मुआवजा। ठेकेदार महेश को कुछ पैसे देता है। ये पैसे इतने होते हैं कि महेश के हाथ का इलाज भी हो जाए और घर का राशन भी आ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बच्चों, मुसीबत आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से लापरवाही करो। नहीं दादी, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम समझ गए कि मेहनत और समझदारी क्या होती है। हाँ मम्मी, अब हम सिर्फ धूप में खेलेंगे, बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बाहर अब बारिश रुक चुकी होती है और हल्की हल्की धूप निकलने लगती है।
घर की छत से अब पानी नहीं टपक रहा होता और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल हो जाता है। राजू और पिंकी अब समझदार हो गए होते हैं और महेश के चेहरे पर भी अब कोई चिंता नहीं होती। सुनीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हुई तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों का पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज, अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है। जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा, इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी हो ना। मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियाँ जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आशा और पिंकी को काफी राहत पहुँचती है, और अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत ठंड लग रही है और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो। ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ, आप ऐसी बातें मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुँचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो ना? आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुँचता है, उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला। ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं। नियम तो नियम है। डॉक्टर की बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं,
आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयाँ लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे। ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर